वो काफी देर से रेलगाड़ी के स्टेशन पर खड़ा रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। स्टेशन पर मामूल से ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। 3 दिन पहले ही ईद गुजरी थी, तो लोग जो अपने ननियाल या रिश्तेदारों के पास से ईद मनाने आए थे अब वापस जा रहे थे, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर हुजूम आम दिनों की निस्बत बेहद ज्यादा था। जैसे ही कोई तकरीब का मौका आता था तो लोग अपने रिश्तेदारों के घरों का रुख कर लिया करते थे। ये हमारी इंसानी दुनिया का आम रिवाज है कि इंसान रिश्तेदारों में ही त्यौहार मनाने को तरजीह देता है, और दे भी क्यों ना, इन्हीं से तो त्यौहार बनता है। बहरहाल जो दूर दराज इलाकों का सफ़र करते थे वो रेलगाड़ी के सफ़र को ही मुंतखब करते थे, जिसकी वजह से स्टेशन पर रश तो ज़्यादा होता ही था, लेकिन ऐसे में कुलियों को आम दिनों की निस्बत ज़्यादा आमदनी होती थी। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि जो लोग कुली लफ्ज़ से अगर वाबस्ता नहीं हैं तो कुली उन लोगों को कहा जाता है जो रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाते हैं और उसके बदले अपनी मुलाजमत लेते हैं, यानी पैसे वगैरह लेते हैं। स्टेशन पर कुछ लोग रेलगाड़ी के इंतज़ार में बैठे जो यहाँ आकर रुकती और यहाँ के लोगों को उस स्टॉप पर उतारकर आगे के शहरों में जाने वाले लोगों को बैठाकर यहाँ से आगे को रवाना हो जाती। बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग सभी स्टेशन पर चलते फिरते और रेलगाड़ी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे थे, और इन सब की वजह से स्टेशन पर एक अलग ही शोर बर्पा हो गया था। ऐसे में वो भी एक तरफ खड़ा हुआ, कंधे पर खाकी रंग का कपड़ा रखे, लाल कलर की शर्ट और सफेद रंग का पैजामा जेबे तन किए यानी पहने हुए रेलगाड़ी के इंतजार में था। और फिर उसका इंतजार जल्दी ही खत्म हो गया था, क्योंकि ट्रेन के आने की सीटी यानी उसकी आवाज सुनाई देने लगी थी। ट्रेन की सीटी बज चुकी थी। ट्रेन के रुकते ही उसकी तरह कई दूसरे कुली भी हर डिब्बे के दरवाजे के सामने जा खड़े हुए थे, ताकि लोगों का सामान उठाकर उनकी मतलूबा जगह पर पहुंचाकर अपनी उजरत मेहनताना वसूल कर सकें। लोग जूग दर जूग रेलगाड़ी के डब्बों से निकलते और नीचे उतरने लगते, जिनके हाथों में बड़े बड़े अटैची केस के साथ साथ बड़े बड़े सफरी बैग भी हुआ करते थे। वो भी बाकी कुलियों के साथ दौड़ लगाने लगा ताकि उसे भी सामान उठाने का कहा जाए। तभी एक आदमी जिसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था, उसने अपने 2 अटैची केस और एक सफरी बैग उसके हवाले करके उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो कोई बहुत अमीर आदमी लग रहा था, जिसके कपड़े, जूते, घड़ी सब कुछ ब्रांडेड था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, उसके बाल लड़कियों की तरह कंधों से जरा नीचे तक शोल्डर कट अंदाज में कटे हुए थे, जिनको उसने एक पॉनीटर में बांध रखा था। उसकी गहरी काली दाढ़ी भी लंबी सी थी जो उसके सीने को छू रही थी, और घनी मूछें भी दाएं बाएं से ऊपर को उठी हुई होती थी। वो उसके हुलिये का जायजा लेकर उसका सामान उठाता उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसका सामान उसकी कार की डिक्की में रखकर वह अदब के साथ अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया था। तभी वो आदमी उसकी तरफ पलटा और अपनी जेब से अपना पर्स निकालकर 1000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। वो उसे बताने ही वाला था कि ये 1000 रुपए उसकी मजदूरी से कई गुना ज्यादा हैं, मगर वह कुछ भी सुने बगैर कार में बैठ गया और अपने ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। वो उसके जाने के बाद खुद भी कंधे उचकाकर मुड़ने लगा, जब अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, जहां शीशे की एक हाथ जितनी लंबी बोतल पड़ी हुई थी। उसने वह बोतल हाथ में उठाकर उसका जायजा लिया तो वह चौंक उठा, क्योंकि बोतल में कोई महलोल नहीं था, कोई चीज नहीं थी, बल्कि सफेद रंग का धुआं था जो बोतल की दीवारों से टकराता इधर उधर चकरा रहा था। हैरत की बात यह थी कि इस बोतल पर ढक्कन नहीं था, बल्कि कपड़ा बंधा हुआ था, जिसके छोटे छोटे किनारे बोतल के इर्द गिर्द लटक रहे थे। उसने कुछ सोच विचार के बाद उस बोतल को जेब में डाला और वापस स्टेशन की जानिब मुड़ गया। ये आतिफ था, जिसे सब अत्तू के नाम से पुकारते थे। 25 साला अत्तू एक निहायत गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, जिसके पास कोई मुस्तकिल पेशा भी नहीं था। उसके घर में भी कुल 5 अफराद थे।
माँ, दादी, वह खुद और उसकी 2 बहनें। उसके बाप काफी अरसे पहले इंतकाल कर चुके थे और पेशे से वह भी एक कुली ही थे। दादा भी उसके बचपन में ही इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए थे। उसकी माँ एक अनपढ़ औरत थी और गुर्बत की वजह से वह खुद भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाई थी। अत्तू के बाप की तनख्वाह से बमुश्किल घर का गुजारा हो रहा था। बमुश्किल आ पाती जो कि टीबी की मरीज थी। दादा कोई जायदाद भी छोड़कर नहीं मरे थे कि वह ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारते। अपनी जिंदगी की जरूरियात वो अपने जोरे बाजू से ही पूरी कर रहे थे। बाप के मरने के बाद सारी जिम्मेदारियां अब अत्तू के कंधों पर आ गई थी और अत्तू ने भी अपने बाप का पेशा ही छोटी उम्र से ही संभाल लिया था, जिसने न सिर्फ घर का चूल्हा जलता था बल्कि वो अपनी बहन का जहेज भी तैयार करता था, जिसमें छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होती थी ताकि कल को जब इनकी शादी हो तो इन्हें मज़ीद सामान बनाने में मुश्किल पेश ना आए। उसकी दोनों बहनें बहुत बड़ी थी और वह उन दोनों से ही छोटा था। दोनों बहनों की मंगनियां हो चुकी थी और आने वाले साल में उनकी शादी की तारीख तय कर दी गई थी। दोनों की शादी एक ही घर में 2 भाइयों से होने वाली थी, तभी दोनों की शादी की एक ही तारीख तय थी। वह दोनों बहनें सिलाई कढ़ाई का काम भी करती थी और उससे जमा होने वाले पैसों को भी वह अत्तू के हवाले कर देती थी, जिनसे या तो वह उनके जहेज का सामान खरीद लेता या फिर घर की जरूरत की चीजें खरीद लेता। इन लोगों की जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। उसकी माँ ने उसके लिए भी रिश्ता ढूंढना चाहा था, मगर उसने इससे साफ इनकार कर दिया था कि जब तक वह बहनों के फर्ज से सुबकदोश नहीं हो जाता तब तक वह शादी नहीं करेगा, कि शादी के झंझट में पड़कर वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था। ना ही उसे इल्म था कि आने वाली कैसी होगी, घर को जोड़कर रखने वाली या फिर शौहर के साथ सास ससुर से अलग हो जाने वाली। उसकी एक बीमार दादी थी और एक बूढ़ी माँ थी। न जाने जिससे उसकी शादी होती वह उनसे अच्छा सलूक भी करती या नहीं, या उनके साथ एक ही घर में रहने को तैयार होती या नहीं। इसीलिए इस सोच के तहत ही वह शादी नहीं करना चाहता था कि उसकी उम्र में तो वह अपनी माँ और दादी को अपनी बीवी के चक्कर में पड़कर बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी माँ और दादी ने तो बहुत इसरार किया था, मगर वह खुद ही नहीं माना था। उसकी दादी का इलाज जारी था, मगर मर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी दादी, जो पहले बेहद सेहतमंद खातून थी, अब हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। वो दिन रात स्टेशन पर ही रहता था और बहुत कम घर आता था, जिसकी वजह से उसे पहले की निस्बत अच्छी आमदनी हो जाती थी। उसने जब नया नया कुली का काम शुरू किया था तो उसकी आमदनी सारा कर्जा उतारने में लग जाती थी, जो कि उसके बाप ने अपनी जिंदगी में उसकी दादी के इलाज के लिए उठाया था। कर्जा उतारने के साथ साथ घर का चूल्हा जलाने के लिए उसे सख्त मेहनत करनी पड़ती थी और आज भी वो इसी सख्त मेहनत की वजह से स्टेशन पर मौजूद था जब यह अजीब सा आदमी उसे मिला था। बहरहाल ऐसे अजीब हुलिये और मशकूक अंदाज वाला आदमी उसने कभी नहीं देखा, जिसको देखकर इंसान उससे खौफजदा तो होता ही मगर उसके रौब में भी आ जाता था। उसने उस बोतल को अपनी जेब में रख लिया था और फिर उसे अपने काम में मसरूफ हो गया था। उस बोतल के बारे में उससे तजस्सुस तो था, लेकिन उसे घर जाकर देखने का इरादा करता वह उसे नज़रअंदाज कर चुका था कि उस वक्त काम इस बोतल से ज़्यादा ज़रूरी था कि बोतल ने उसे पैसे नहीं देने थे जिससे उनके पेट भरते। रात को 9 बजे तक उसने वहाँ काम किया था। वैसे तो वह रात 12 बजे तक वहाँ रुकता था, लेकिन आज वह बेहद थक गया था और तबीयत भी बोझल सी थी। उसे अपना जिस्म तपता सा महसूस हो रहा था, या शायद उसे बुखार हो रहा था। तभी आज वह जल्दी घर चला आया था। घर आने के बाद उसने नहा धोकर रात का खाना खाया। वो अजीब सी बोतल उसने अपने कमरे में मौजूद तपाई पर रख दी और फिर अपनी माँ के कमरे में जाकर आज की कमाई के पैसे अपनी माँ के हवाले किए और खुद जाकर सोने के लिए लेट गया। वो बेहद थक चुका था। तभी बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में उतर गया था। यह आधी रात का वक्त था जब उसकी आंख किसी चीज के ठक ठक से खुली। वह कुछ देर ख्वाब बेदारी के आलम में यूं ही लेटा रहा, मगर वह ठक ठक की आवाज मुसलसल गूंजती रही, जिससे उसकी नींद में खलल पड़ने लगा।
उसने दाएं बाएं मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी नजर ना आया। तो उसने फिर से आंखें मूंद ली, मगर अभी उसकी आंख लगे कुछ ही पल हुए थे जब एक बार फिर वही आवाज कमरे में गूंजने लगी। वो पहले ही थका हुआ था, ऊपर से ये आवाज ने उसके औसाफ पर हथौड़ों की तरह बरसात कर दी थी। वह झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ और तभी वह आवाज रुक गई। इसका एक स्टोरी हम लिखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माय स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें।